हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, हमने पढ़ लिया है कि एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और कंसिडरेशन, रेसिप्रोकल कंसिडरेशन, राइट। 2D और 2F में जो कंसिडरेशन, रेसिप्रोकल कंसिडरेशन है रेस्पेक्टिवली, वो हमने पढ़ लिए। बीच में हमारा रह गया था 2E, जो कि एग्रीमेंट है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वो कि ये 2G के अंदर, और पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट से कि एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, एग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी कि एक एग्रीमेंट में एक से ज़्यादा प्रोमिसेस हो सकती है। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, इज़ एन एग्रीमेंट, राइट। साफ साफ ये बोला है कि प्रोमिसेस जो है वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, तो वह एक एग्रीमेंट हो जाएगा, राइट। दो पार्टीज़ क्या करती है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस करती है एक दूसरे से, राइट, कि कुछ लेना कुछ देना, तो क्या होता है वो एग्रीमेंट होता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से म्यूचुअल एक्सचेंजेस ऑफ प्रॉमिस इज एग्रीमेंट, राइट। तो इसके लिए लैटिन मैक्सिम है कंसेंसस एड इडेम, बोथ पार्टीज मस्ट एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड दैट्स हाउ एन एग्रीमेंट इज रीच्ड। तो एग्रीमेंट कैसे कैसे हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है रिटन ओरल में, राइट। नो फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड अनलेस लॉ डिमांड्स इट। देखिए, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, आपको याद रखना है। अब सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ये ज़रूरी है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट पहली स्टेज होती है और दूसरी स्टेज होती है कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ योर एग्रीमेंट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। लीगल एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए एग्रीमेंट की, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो क्या होता है, जैसे आप एक ज़मीन बेच रहे हो, राइट। तो पहले हम करते हैं इकरारनामा। इकरारनामा क्या, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, ATS, राइट। ये क्या हुआ है, इट इज़ अ मेयर एग्रीमेंट। इसके बाद में जो हमारी सेल डीड बन के आती है, राइट, और एग्रीमेंट, इसके इन दोनों के बीच में हम एक सेपरेट एग्रीमेंट कराते हैं कि हम बेच रहे हैं। रजिस्ट्री होती है, सेल डीड बन के आती है। तो जब हम बेच रहे हैं, वो जो हम कंसिडरेशन एक्सचेंजेस कर रहे हैं, राइट, और इससे जो एग्रीमेंट टू सेल है, इसको हम एनफोर्स करा रहे हैं। अगर ये लीगली एनफोर्सिएबल है तो सारी कंडीशंस मैच करता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, तब जाके ये क्या बनेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। इसलिए इसके लिए वर्ड यूज़ लेते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो पहले इसकी वैलिडिटी चेक करी जाती है, क्या दोनों पार्टीज़ को कंडीशंस एक्सेप्टेड है, कंसिड्रेशन वैलिड है दोनों के लिए एक दूसरे की, कंसिड्रेशन एक्सेप्टेड है, डिज़ायरेबल है, राइट। सो मस्ट हैव ए म्यूचुअल कंसिड्रेशन, ईच पार्टी मस्ट गिव समथिंग, राइट। अब हम देखते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, अंडर सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ़ टू पार्टीज मेक एन एग्रीमेंट बट द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज और एनफोर्स इट। आपको ये देखना है कि वो इलीगल है या नहीं है, ये नहीं देखना है। आपको देखना है कि लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज और एनफोर्स इट, सच एन एग्रीमेंट इज़ वॉइड एग्रीमेंट। तो ये क्या है, इलीगल तो नहीं है, लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं है, यानी कि आप इसको एनफोर्स नहीं करा सकते हो, एज इफ़ इट नेवर एग्जिस्टेड। केस देखते हैं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903। ए माइनर मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ए मनी लेंडर। अब यहाँ ही आपको समझ में आ गया होगा यार, माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो एग्रीमेंट क्या हुआ, शुरू से ही वॉइड हो गया यार, बिकॉज ये जो लीगल कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई नहीं करता है। माइनर तो कोई एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता ना। तो ये क्या हो गया, ये एक वॉइड एग्रीमेंट हो गया। देखिए, दो तरह के एग्रीमेंट हो जाते हैं, फिर वॉइड के बाद में वॉइडेबल भी हो जाता है। आपने देखा कि सेक्शन 2G में दे रखा है वॉइड के बारे में, इसके बाद में आपको दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H में, फिर 2I में आपको दे रखा है वॉइडेबल के बारे में। थोड़ा सा वॉइडेबल यहाँ भी देख लेते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। अब वॉइडेबल क्या होता है, एक पार्टी के पास राइट है कि वो उसे एनफोर्स करा सकती है। वैलिडिटी, ये शुरू से इनवैलिड होता है वॉइड एग्रीमेंट। और ये क्या होता है, ये शुरू से
वैलिड होता है, बट इट कैन बी अवॉइडेड बाय एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी। एग्जाम्पल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर, तो ये तो वॉइड एग्रीमेंट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट बाय कोर्जन एंड फ्रॉड, ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इससे पहले वॉइडेबल देखें तो हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हम सब जानते हैं, हमने पढ़ भी लिया ये। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट क्या हुए कि एग्रीमेंट होना चाहिए और उसकी एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ओनली दोज विच द लॉ रिकॉग्नाइजेज एंड एनफोर्सेज, राइट। सो एग्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेज फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं कि ए एग्रीज टू सेल इस कार टू बी फॉर 2 लाख रुपीज़। दोनों मान जाते हैं, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हो जाती है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं कुछ, देख सकते हैं कि भाई चांद तारे तोड़ लाएंगे, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज चल रही है। एसेंशियल्स आपको दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 10 के अंदर कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, इलीगल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए कि चोरी का माल था हमको दिया ये वो वगैरह, ये सब इलीगल कंसिडरेशंस हो जाती है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, और भी इसके कई एसेंशियल्स हैं 14, 15, 24, 25, ये सब ये सेटिस्फाई करने चाहिए, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होता है। हम देखते हैं वॉइडेबल क्या होता है। हमने पढ़ा था एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी, राइट, at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others. So a voidable contract is valid and enforceable, but one party has the right to rescind it or cancel it. तो voidable contract क्या है? इलीगल नहीं है, void नहीं है, ये लीगल है, लेकिन इसको एनफोर्स कराने का राइट जो है एक पार्टी के पास है और वो उसे कैंसिल कर सकता है। तो ये तब तक वैलिड है जब तक कैंसिल नहीं हुआ है। अब इन केसेस में क्या होता है, जैसे मान लो फ्री कंसेंट नहीं है, आपने जो कंसेंट ऑब्टेन करा वो कोर्शन के थ्रू करा, अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया, फ्रॉड लगाया, मिस रिप्रेजेंटेशन करी फैक्ट्स की, जो कि 15, 16, 17, 18 के अंदर है। तो ये सब क्या है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड नहीं हो रहा है। आपको याद रखना है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल बन रहा है, क्योंकि सेकंड पार्टी क्या थी, वो डिसएडवांटेजियस कैपेसिटी में थी, क्योंकि उससे इन सारे 15, 16, 17, 18 के थ्रू इनमें से किसी एक के थ्रू कंसेंट उसका लिया गया था। तो ये क्या हो गया, ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इसका राइट किसके पास हो गया, जिससे कंसेंट लिया गया था। जैसे केस देखते हैं, रंगनायकामा वर्सेस अलवसती, ए विडो वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड टू क्लेम मनी, द अडॉप्शन डीड वाज हेल्ड वॉइडेबल ड्यू टू कोर्शन, राइट। पैसा, एक विधवा थी, उसको पैसा क्लेम करना था सरकार से, अपना पति मरा किसी भी चीज़ के लिए पैसा क्लेम करना था, तो उसको ऐसा मजबूर करा गया कि आप एक बच्चे को अडॉप्ट करो। अब उसने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया बाय रजिस्टर्ड डीड, लेकिन वो पैसा मिलने के बाद इस डीड को कैंसिल कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका कंसेंट कोर्शन के थ्रू ऑब्टेन करा गया था। कोर्शन क्या हो गया कि आपको पैसा जब भी देंगे जब बच्चा अडॉप्ट करोगे, राइट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एनफोर्सेबल बाय लॉ बाय द बोथ द पार्टीज, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। और वॉइडेबल क्या हो गया, एक पार्टी के पास राइट है, राइट। तो ये चीज़ हो गई है। अब हम लंबे सेशंस लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पेंड कर रहा हूँ। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ज़रूर पूछिए, और डीपली रिसर्च करके डाउट्स पूछिए। ये ऊपर ऊपर से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, जब तक अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना तब तक मज़ा नहीं आता। और आगे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अच्छे क्वेश्चंस आने चाहिए, चाहे तो प्रैक्टिकल आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होती है वहाँ केसेस होते हैं, उनमें जो डाउट्स होते हैं, लीगल रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं, आप पूछिए, ज़रूर आपको बताया जाएगा।